नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में। लघुत्तम समापवर्त जिसे हम LCM भी कहते हैं और महत्तम समापवर्त को हम HCF कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक या LCM। महत्तम समापवर्तक जिसे हम HCF कहते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हों, उसे हम महत्तम समापवर्तक या HCF कहते हैं। अब इस परिभाषा के अलावा हम कुछ प्रश्नों को करके देखेंगे, तब हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि LCM और HCF क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग क्या है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं इस प्रकार से। यदि हमें इन तीनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, LCM का मतलब है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग पूरी तरह से चला जाए, उस संख्या को हम LCM कहेंगे। अब हम प्रश्न करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जब हमें LCM ज्ञात करना है तीनों संख्याओं का, तीन संख्याओं का, 4, 5, कितनी भी संख्याओं का LCM हम ज्ञात कर सकते हैं एक साथ, 2 से लगा के कितनी भी संख्याएं। तो हम इन तीनों का इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे गुणनखंड में, और यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे। अब हम यहाँ सबसे छोटी संख्या 2 होती है जिससे हम इसमें भाग देंगे, क्योंकि एक का भाग तो सब में चला जाएगा और एक का भाग देने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 से भाग देंगे, 4 में 2 बार भाग जाएगा, 5 में 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और 2 का भाग 8 में भी जाएगा 4 बार। इसके बाद हमें इसमें फिर से 2 का भाग देना है। ध्यान रखना है, जब तक किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तब तक हमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं देना है। तो हम पुनः 2 लिखेंगे और इस 2 में आसानी से एक बार में भाग चला जाएगा। इस 2 का 5 में भाग नहीं जाएगा, तो हम 5 को फिर से लिख देंगे और 2 का भाग 4 में देंगे, फिर से 2 बार जाएगा। अब हमारे पास संख्याएं हैं जो 1 है, 5 है और 2 है। अभी इसमें 2 का भाग एक बार चला जाएगा, तो हम 2 से फिर से भाग देंगे। 1 ज्यों का त्यों, 5 ज्यों का त्यों, और 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार। अब यहाँ केवल संख्या 5 बची है, क्योंकि जब यहाँ 1 आ गया है मतलब इसका तो भाग पूरा हो चुका है। तो अब 5 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 से ही भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो इसमें एक बार जाएगा और इसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। जब तक यहाँ पूरे अंकों में जितनी भी संख्याओं का अपन LCM निकाल रहे हैं, जब तक सभी में 1, 1, 1 ना आ जाए, तब तक हमें भाग करते रहना है। इसके बाद जो इस तरफ जो संख्याएं आई हैं, इनको हम कहते हैं गुणनखंड, और इन सभी का हमें अब गुणा करना है। तो इनको हम यहाँ गुणा में लिख लेंगे। ये 2, इस 2 को यहाँ फिर से लिखेंगे और इस 2 को लिखेंगे और उसके बाद इस 5 को लिखेंगे, और इन सभी का हम गुणा कर देंगे। तो गुणा चाहे इस तरफ से करें चाहे उस तरफ से करें, आंसर समान आता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से करते हैं हम 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। तो अपना आंसर आ गया 40। ये जो आंसर आया है 40, यही LCM है। अब हम आपको बताएंगे कि ये 40 जो आया है, इसका आंसर 40 ही क्यों आया है, कोई अन्य संख्या क्यों नहीं, और इस 40 का इन तीनों संख्याओं के साथ संबंध क्या है। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो 4 लिखा हुआ है, जिन इन 3 संख्याओं का हमने LCM निकाला है, आंसर अपना 40 आया है। तो 40 में इस 4 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा 10 बार में, 4 धाम 40, और इस 40 में इस 5 से भी भाग चला जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 बार में, और इस 40 में
8 का भाग भी पूरी तरह चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, यह जो 40 संख्या आई है ऐसी संख्या है कि इन तीनों का भाग पूरी तरह से चला जाएगा और ये सबसे छोटी संख्या है। एक और संख्या है 80, इन तीनों का भाग 80 में भी चला जाएगा, लेकिन हमें एलसीएम में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है, वह है 40, और हम इसी प्रकार से एलसीएम ज्ञात करते हैं। आइए एक और प्रश्न करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस बार हम 4 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। इसको सबसे पहले हम गुणनखंड में इस प्रकार लिख लेंगे, और हमें यदि इन 4 में से किसी भी संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 यहाँ लिखेंगे और इसमें 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार में जाएगा, 2 का 8 में 4 बार में जाएगा और 2 का 10 में 5 बार में जाएगा। यही प्रक्रिया हमको दोहराते रहना है। अब यहाँ इस 4 में और इस 2 में अभी भी 2 का भाग जा रहा है तो हम फिर से 2 लिखेंगे। इसमें 1 बार में भाग जाएगा, 3 में भाग 2 का जाएगा नहीं तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, और 2 का भाग 4 में 2 बार में जाएगा, 2 का भाग 5 में भी नहीं जा रहा है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें अभी 1 बार और 2 है तो हम 2 का भाग 1 बार और देंगे, तो यहाँ 1 बार में चला जाएगा, 3 ज्यों का त्यों और 5 ज्यों का त्यों और ये 1 ज्यों का त्यों। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 का किसी भी संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद हम 3 से भाग देंगे। यदि किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है तब, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसमें 3 का भाग आसानी से चला जाएगा, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 1 बार भाग जाएगा, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और 5 को ज्यों का त्यों लिखते हैं क्योंकि 3 का भाग 5 में नहीं जाता है। और इसके बाद हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ 1 बार में चला जाएगा, बाकी सभी जगह 1 आ चुका है, तो हम देखते हैं कि यहाँ सभी जगह 1 संख्या बची है। इसका मतलब अपना जो गुणनखंड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो इस तरफ गुणनखंड आते हैं इन सभी का हमें गुणा करना है। इस प्रकार से हम लिखेंगे गुणा में 2 गुणा 2, 3 बार 2 है और फिर 3 है और फिर 5 है, और इन सभी का हमें गुणा करना है। जब गुणा करेंगे, गुणा हम चाहे इस तरफ से करें चाहे उस तरफ से करें, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहां से करते हैं 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। यह जो संख्या 120 है यह हो गया अपना एलसीएम। अब इस 120 का मतलब है कि इस 120 में पूरी तरह से 4 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा और 10 का भाग भी चला जाएगा। 120 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन चारों का भाग चला जाए। तो एलसीएम जो अपना आता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। 120 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसमें इन चारों का भाग चला जाए। उम्मीद है आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ के। आइए हम चर्चा करते हैं महत्तम समावर्तक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, परिभाषा हम पढ़ चुके हैं महत्तम समावर्तक की, कि महत्तम समावर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका भाग जो संख्याएं दी होती हैं उन सब में भाग जाता है, उससे बड़ी दूसरी संख्या नहीं होती है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम 9, 12 और 15 का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, जिन संख्याओं का एलसीएम हम ज्ञात करते हैं, उन सभी को एक ही गुणनखंड में लिखते हैं। लेकिन महत्तम समावर्तक में एचसीएफ निकालने के लिए हम जितनी संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं सबको अलग अलग लिखना है, चाहे संख्याएं 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। चलिए जिस प्रकार गुणनखंड निकालते हैं उसी प्रकार करेंगे। 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, सबसे पहले हमें 2 से भाग देना है। अगर नहीं जाए तो 3 से, और 3 का भी नहीं जाए तो 5 से। तो सबसे पहले इसमें 3 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और पुनः 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो जो इस तरफ आए हैं ये है 9 के गुणनखंड, इसको हम यहां लिख लेते हैं। 9 के गुणनखंड हैं 3 और 3।
इसी प्रकार हम 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12 में सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। और ये 12 के गुणनखंड हैं, इसको भी हम यहां लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग तो 15 में जाएगा नहीं, क्योंकि 15 जो है विषम संख्या है, इसलिए हम 3 से भाग देंगे तो 15 में 5 बार भाग जाएगा, और फिर इसमें 5 से भाग दे देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। 15 के गुणनखंड भी यहां लिख लेते हैं 3 और 5। इतना करने के बाद हमें यह देखना है कि ये 15 के जो गुणनखंड हैं उसमें 3 है और 5 है। 9 के जो गुणनखंड हैं उसमें 3 और 3 है। 12 के जो गुणनखंड हैं उसमें 2 है, 2 है और 3 है। तो 3 जो संख्या है वो 15 में भी है, 15 के गुणनखंड में भी है, 9 के गुणनखंड में भी है और 12 के गुणनखंड में भी है। तो 3 संख्या तीनों के गुणनखंड में है, इसलिए हम कहेंगे कि इन तीनों संख्याओं का HCF जो है वो 3 है। यदि इस 3 के अलावा कोई और संख्या भी इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में होती तो हम उसको भी HCF मानते और इस 3 में उस संख्या से गुणा करके जो भी आंसर आता अपना वो लिख देते। फिलहाल में यहां पर केवल 3 ही ऐसी संख्या है जो तीनों के गुणनखंड में है। अब हम समझते हैं कि जो 3 संख्या आई है, इस 3 का इन तीनों संख्याओं के साथ संबंध क्या है। एलसीएम में हम समझ चुके हैं पहले ही कि जो भी एलसीएम में आंसर आता है, जो उत्तर आता है, यहाँ एलसीएम में जो संख्या आती है, उस संख्या में जिन संख्याओं का अपन एलसीएम निकाल रहे हैं उन तीनों संख्याओं का भाग जाता है उस एलसीएम वाली संख्या में। जो भी आंसर आया है इसका एलसीएम में, उसका इन तीनों में भाग जाएगा। देखिए 3 का भाग 12 में 4 बार में चला जाएगा, 3 का भाग 9 में भी चला जाएगा और 3 का भाग 15 में भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस बार हम 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं, एक 16 और एक 20। HCF में इस बात का ध्यान रखना है, जब हम HCF यानी कि महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं तो दोनों को अलग अलग गुणनखंडों में लिखना है। अब हम 16 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 2 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 1 बार और देंगे तो 1। जब यहाँ 1 आ जाए तो समझ लीजिए कि इसके गुणनखंड पूरे हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि 16 के गुणनखंड जो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है, तो हमने लिख लिए। इसी प्रकार हम 20 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, तो हम 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये 20 के गुणनखंड जो हैं उनको भी यहां लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में देखेंगे कि इसके गुणनखंड में 2 है और इसके गुणनखंड में भी 2 है, तो इस प्रकार से इसका HCF 2 हो गया। लेकिन हम एक चीज और देखते हैं कि इसमें एक और 2 है और इसमें भी एक और 2 है, तो इसका जो HCF होगा इन दोनों के गुणा से जो भी आंसर आ गया वह है इसका HCF। यदि कोई और संख्या होती जो इन दोनों में होती तो हम उसको भी यहां गुणा में लिखते, तो इसका जो HCF है वो 4 है। 4 का मतलब है कि ये 4 का भाग 16 में भी जाएगा और 4 का भाग 20 में भी जाएगा। ठीक है, 2 का भाग भी इन दोनों में चला जाएगा, लेकिन 2 HCF इसलिए नहीं है क्योंकि HCF की जो परिभाषा है कि HCF सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे हम जो संख्या दी है उन दोनों में भाग देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट में दें।
इसका एलसीएम ज्ञात करके बताएं और इसका एचसीएफ। थैंक यू।